जो धार्मिक रंग ले सकता है उसको ये सरकार और मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% विपक्षी एकता होगी। अगर 80% हो गई, 70% भी हो गई तो मोदी जी को इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होगा। वो 1 to 1 अगर सामने बीजेपी के होगा तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। हमारे साथ मौजूद है एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन नसीम सिद्दीकी साहब, जो महाराष्ट्र के एक्स माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। इनको शरद पवार जी ने नेशनल स्पोक पर्सन की और 3 स्टेट की जवाबदारी दी गई है, यूपी की, गोवा की, ये तमाम जो ऐसे राज्य हैं वहाँ की जवाबदारी दी गई है। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आज आपका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था और आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज ये इस्तकबालिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से उनके तमाम ओहदेदारों ने जो है अपने आसिफ भाई हैं और उनके सदर बशीर भाई हैं, यासीन कुरैशी और उनकी तमाम टीम ने जो है ये प्रोग्राम रखा था। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये उनकी मोहब्बतों का जज्बा था जो उसका इजहार ख्याल वो करना चाहते थे और उसमें बहुत सारे मुंबई की तमाम शख्सियतें, यूसुफ अबरानी साहब और तमाम जो है ज़िम्मेदारान वो हाजिर हुए। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और कि उन्होंने इसमें शिरकत करके इसको कामयाब बनाया। क्या लगता है नसीम भाई, देखिए देश का जो हालात है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ले और तमाम जो ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, सियासी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की सियासत की बात कर ले तो यहाँ पर भी हम सियासत देख रहे हैं, चाहे टीपू सुल्तान की सियासत हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, तमाम ऐसी सियासत वो लगातार चल रही है और महाविकास अघाड़ी जो भी सत्ता से बाहर है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पूरी कसरत जो है बीजेपी की, आरएसएस की और मोदी सरकार की, हिंदू और मुसलमानों के वोट को जो है अलग अलग बांटना है। सारा जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, आज विकास पीछे छूट गया है। 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है। आज गैस का सिलेंडर जो 300 में था वो 1100 रुपए में हो गया है, सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। हज जो है वो महंगा कर दिया गया है, मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म है। यही नहीं, जो मुंबई से जाता है उसको अलग किराया, औरंगाबाद और नागपुर से जाता है उसको 80,000 रुपये ज़ायद। भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पे है। हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही, कोई भी मौका जो धार्मिक रंग ले सकता है उसको ये सरकार और मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके पहले यूपी में उन्होंने बिजली की बात की तो शमशान और कब्रिस्तान की बात की। कर्नाटक में जब बजरंग दल पे बैन की बात आई तो उन्होंने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। और अब एक नया शगुफा लेकर ये सरकार आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया है उन्होंने। हर राज्यों के जो है वो अटॉर्नी जनरल और उनसे जो है पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस मुल्क में, ये एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार विकास के मुद्दे से हट गई है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको कर्नाटक जैसा ख़तरा पूरे मुल्क में दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि शरद पवार साहब की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में एक मोर्चा कांग्रेस के साथ जो बन रहा है वो 1 to 1 अगर सामने बीजेपी के होगा तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए उस विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अब एक नया मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, वो बन रहा है। नई संसद बना दी गई। संसद में किस तरीके से उसका उद्घाटन हुआ है कि देश की जो राष्ट्रपति हैं, शायद ये किसी भी जनतांत्रिक देश में, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा कि हेड ऑफ द स्टेट को, देश की पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और जिस पे दस्तखत राष्ट्रपति का होता है, जो देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति होती है, उसको नहीं बुलाया गया है। और ये इसलिए नहीं बुलाया गया कि सावरकर के जो उसका सावरकर की जो दिन है उसमें जो है उस दिन ये मनाया जाता है। दलित है राष्ट्रपति, इसलिए उसको इस प्रोग्राम से बाहर रखा। ये विपक्ष के लिए ये मुद्दे क्यों नहीं काम आ रहे हैं और विपक्ष क्या इतना कमज़ोर है कि बीजेपी की बराबर मुखालिफत नहीं कर पा? बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। आज भी अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों को देखेंगे तो पूरे मुल्क में जो वोटिंग होती है लोकसभा में, उसमें 31-32% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर को नहीं मिलता है। आप देखिए, इसका मतलब है कि 68 से 70% वोट जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसको हम फ्रैक्चर वोटिंग कहते हैं, मैंडेट कहते हैं कि वोट बटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। इसलिए 2 गुना विपक्ष को वोट मिलने के बावजूद भी जो है वो सत्ता में ये आ जाते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। इन्होंने कर्नाटक के इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है कि बजरंग दल पे पाबंदी को इन्होंने बजरंग बली से जोड़ा और बजरंग बली ने उसी गधे से जिससे उन्होंने श्रीलंका फतेह किया था, उसी से मारने का काम जो है बीजेपी को
वो वहाँ कर्नाटक की जनता। क्या लगता है आने वाली 23 तारीख को जो विपक्ष एकता है जो बिहार के अंदर होने वाली है, क्या लगता है विपक्ष एक साथ आ पाएगा? क्योंकि विपक्ष के अंदर भी अगर कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तमाम जो विपक्ष है बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो 2024 के अंदर क्या आप लोग एकजुट हो पाएंगे? क्या एक साथ कोई एक संगठन या एक मजबूत विपक्ष बन सकता है बीजेपी के खिलाफ? देखिए, कोशिश ही कामयाब होती है, कोशिश करना अपना काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% विपक्षी एकता होगी, लेकिन अगर 80% हो गई, 70% भी हो गई, तो मोदी जी को इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होगा। आप देख लीजिए, आज हिंदुस्तान के जो केंद्र शासित राज्य हैं और पूरे राज्य हैं, ऐसे 30 राज्यों में 22 में बीजेपी की सरकार नहीं है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। आज उनके पास जो है वो राजस्थान नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, आज उनके पास तेलंगाना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट उनके पास नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है उनके पास। तो ऐसे 22 राज्य हैं जहां पर बीजेपी शून्य है, लेकिन 2-3 रियासतों की वजह से वो सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राजीव गांधी जी को इससे बड़ी मेजॉरिटी थी, इनके पास तो 330 है, राजीव जी के पास तो 400 के करीब थी। जनता पार्टी में इससे बड़ी मेजॉरिटी थी। किसी को भी हराना जब देश की जनता तय कर लेगी तो नामुमकिन नहीं है। और मुझे उम्मीद है 9-10 साल में इस देश की जनता ने जो कुछ भुगता है, अब वो धर्म के मामले के बहकावे में नहीं आएंगे। हालांकि ये सही है, आपने कहा कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा काम क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो धर्म का पगड़ा होता है ना, मराठी में हम लोग जो शब्द बोलते हैं पगड़ा, जो धर्म का आडंबर होता है, पहले तो जाति का आडंबर और जाति के आडंबर पे जो धर्म का आडंबर होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब धर्म की बात आती है तो विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं और उसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। देखिए, थे नसीम सिद्दीकी जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी जो एकता है या धर्म की राजनीति जो होती है ये 2024 में कितना काम आती है। क्या विपक्ष को जो धर्म की राजनीति है बीजेपी है उसको काम आएगी, या विपक्ष जो है महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं वो उठा पाएगा? लेकिन तो 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाले उससे पहले ही बिहार के अंदर 23 तारीख को विपक्षी एकता की जो मीटिंग रखी गई है, अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 से पहले पूरा विपक्ष जो है एक साथ आ पाता है कि नहीं, या उसमें कितनी टूट होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।